नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश अचल। आप सभी को देवोत्थान 11 की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। दरअसल ये बधाइयाँ और शुभकामनाएं देवताओं को देनी चाहिए, क्योंकि वो सो के जाग रहे हैं चातुर्मास के बाद, जो गीला गीला मौसम होता है बरसात का, उसके बाद। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि देवताओं से पहले, जगतपति विष्णु भगवान से पहले हमारे देश की ईडी नींद से जाग गई है। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये हमारी भारत सरकार का सबसे बड़ा औजार है, सुदर्शन चक्र आप इसको कह सकते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र आज अचानक से चल पड़ा है। और ये कहाँ चल रहा है? ये बंगाल में चल रहा है, ये झारखंड में चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ईडी को ये खबर मिली कि बंगाल में और झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठ तो कर ही रहे हैं, अवैध रूप से पैसे का लेन देन भी, हवाला टाइप कुछ कर रहे हैं। तो ये हो सकता है बात सही हो, ईडी के पास तो खबरें आएंगी तो पक्के सूत्रों से ही आएंगी। लेकिन ईडी ये कार्रवाई करने के लिए उपासी बैठी थी, आज के लिए बैठी थी, आज ही उसे नींद से जागना था। क्यों? क्योंकि कल झारखंड में पहले चरण का मतदान है, और पहले चरण में 48 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को वोट डालना है। तो इस कार्रवाई से, ईडी की कार्रवाई से पूरे झारखंड में हड़कंप है। बंगाल में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ तो अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन सरकार की कोशिश है कि देश में जहाँ जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले, उन सबको निकाल के फेंक दिया जाए, पकड़ लिया जाए। लेकिन मुश्किल से अभी 8 लोग, 8 बांग्लादेशी गिरफ्त में आए हैं। अब ये इतनी छोटी तादाद है कि देख के हंसी आती है। इतने लोग तो हमारी जो पुलिस है, वो दिवाली पे जुआ खेलते हुए पकड़ लेती है। तो अगर बांग्लादेश के लोग बंगाल में, झारखंड में या और दूसरे राज्यों में घुसपैठ कर रहे हैं, तो उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन पकड़ में आए हैं कुल 8। तो इसका सीधा सीधा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन है, वो झारखंड में थोड़ी खिसक रही है पाँव के नीचे से, ऐसा लगता है। हो पक्का नहीं है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जैसे हरियाणा में प्रचंड बहुमत से जीती, ऐसे ही झारखंड में भी जीते। हालांकि बंगाल में वो नहीं जीत पाई। तो ईडी ने ये जो तारीख आज की चुनी कार्रवाई करने के लिए, धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं, 17 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। और ये छापामार कार्रवाई अब लगातार चलेगी, कल मतदान के दिन भी चल सकती है। क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर फोर्स नहीं डाल सकता कि आज आप ये कार्रवाई मत करो, हमारी जो मतदान की गतिविधियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। अरे भाई, ये सारी गतिविधियां मतदान को प्रभावित करने के लिए तो की गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नेताओं को, और स्थानीय जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधक हैं, सांसद हैं, उन सबको ये आशंका है कि जो कल मतदान होना है, उसमें भारी संख्या में ऐसे मतदाता भी वोट डाल सकते हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड में आए थे, और उन्होंने मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करा लिया। अब होने को तो सब हो सकता है। आप तो थोड़े बहुत बांग्लादेशी मतदाता घुसपैठियों को लेके परेशान है। अमेरिका तो देखिए कितना परेशान है, वहाँ तो 8.25 लाख तो हिंदुस्तानी घुसपैठिए ऑन रिकॉर्ड घुसपैठ कर चुके हैं। और करीबन 10 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें अमेरिका धक्का देकर बाहर निकालने की स्थिति में, क्योंकि उनका जो वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, उसका समय निकल गया, लेकिन लोग वापस नहीं लौट रहे हैं। तो जहाँ आदमी को दाना पानी मिलता है, जीने के थोड़े बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, लोग वहाँ घुसपैठ करते ही हैं। ये बहुत साधारण समस्या है, लेकिन असाधारण रूप ले लेती है तब जब ये राजनीति में भी समस्या बन जाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो इस समस्या को पहले ही रेखांकित कर दिया था, और हमारे यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से इस समस्या को लेकर के हलाकान है, और लगातार शोर मचाती है कि देश में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं,
जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये सब देश की आंतरिक जो सुरक्षा है उसके लिए बड़ा भारी खतरा है। अरे भाई, ये तो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन हम हिंदुस्तानी तो इतने चौड़े छाते वाले हैं कि हम लाखों की संख्या में देश की दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र अमेरिका में घुसपैठ करने से नहीं चक सकते। जब अमेरिका उन्हें नहीं रोक पाया तो भारत वालों की क्या हैसियत है कि ये बांग्लादेशियों को रोक ले। बांग्लादेश से, म्यांमार से तो हिंदुस्तान के रोटी बेटी के रिश्ते हैं। बहुत से ऐसे रास्ते हैं सीमा के जहाँ से लोग सुबह आते हैं, शाम को वापस लौट जाते हैं, बांग्लादेश के हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के बांग्लादेश में जाते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं। और आप जैसे अमेरिका ने जो दीवार बना रखी है मैक्सिकन्स को रोकने के लिए, अधूरा काम पड़ा है। ट्रंप साहब ने पहले भी कोशिश की थी, तो ऐसी दीवार भी बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपके पास तो इतने पैसे नहीं कि आप दीवार बना लें। और बांग्लादेश की सीमा भारत से कोई एक ठिकाने पर तो लगी नहीं कि एक दीवार से काम चल जाए, जगह जगह लगी हुई है। तो आज का सबसे रोचक परिदृश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी चुनाव में अपनी हालत पतली देखती है तो कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि जिससे लोग चौंक जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी का सुदर्शन चक्र जो है ईडी और दूसरा सीबीआई, ये सब उसी समय एक्टिव होते हैं जबकि लोग जनतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। अब झारखंड के लोग ईडी की इस कार्रवाई से कितने आतंकित होंगे, कितने लोगों का मन बदल जाएगा कि वोट डालने न जाएं, कितने लोगों का मन बदल जाएगा कि भैया जान बचानी है, झारखंड में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें। ये बड़ा मुश्किल काम है। लोग वोट का फैसला दो ही स्थितियों में करते हैं। एक तो अपने मन से करते हैं कि भाई हमें ये पसंद है इसलिए इसको देंगे, और दूसरे तब करते हैं जब उन्हें लालच दिया जाए। और लालच भी तरह तरह का दिया जाता है चुनाव में। मैंने तो बहुत करीब से देखा, पिछले 50 साल में दर्जनों सैकड़ों चुनाव देखे हैं। लोग साड़ी, मंगलसूत्र, टीवी, पायल और क्या कहते हैं कंबल, कपड़े और नगद, दारू, सब कुछ देते हैं मतदाता को। और मतदाता भी हमारे देश का इतना उदार है कि सबसे ये ले लेता है, बाद में मतदान करता है। कई बार ईमानदारी से भी करता है और कई बार बेईमानी कर जाता है, लेता ए से है और वोट दे देता है बी को। लेकिन कोशिशें जारी होती हैं। और हमारे देश का जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, 78 साल होने को आए, 77 साल होने को आए, आज तक इस व्यभिचार को, लोकतांत्रिक व्यभिचार को, कि मतदाता को खरीदने और प्रभावित करने की कोशिशों को रोक नहीं पाया है और रोक भी नहीं सकता। ये तो मतदाता की बात है। इस देश में तो जो मतदाता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, वो भी खरीद लिए जाते हैं। अरे सरकारें खरीद ली जाती हैं भाई, सरकारें रातों रात बदल जाती हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है। कांग्रेस के टाइम में भजन लाल एंड कंपनी ने जो किया था वो आज 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, और कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं रखता, कोई उसे रोकने की गारंटी नहीं लेता। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने अपने किसी भी चुनाव घोषणा पत्र में, जिसे अब संकल्प पत्र कहा जाने लगा है, ये घोषणा नहीं की कि वो भविष्य में किसी सांसद को, किसी विधायक को खरीदेंगे नहीं, दल बदल नहीं कराएंगे, सरकारें नहीं गिराएंगे, जनादेश को सिर पर रख के घूमेंगे। जनादेश की तो ऐसी तैसी करने पर सब लोग आमादा हैं। आप जनादेश दे दीजिए। 2020 की घटना आपको याद ही होगी, मध्य प्रदेश में जनादेश आया था, कांग्रेस के पक्ष में कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे, और रातों रात ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 20-22 लोगों को ले जा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो जनादेश धरा रह गया। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। आजकल वो केंद्र में कृषि मंत्री हैं। आजकल वो झारखंड में बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ की महिलाओं को बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू की और कल्याण हो गया, उनका भी कल्याण हो गया और बहनों का भी कल्याण हो गया। तो ऐसी योजना तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की साझा सरकार ने भी घोषित कर दी है। आप तो मध्य प्रदेश में 1250 रुपये दे रहे थे, वो तो कह रहे हैं हम 3000 रुपये देंगे, हमारी सरकार तो बच जाने दो। महाराष्ट्र में भी ऐसी दाना डाला है वहाँ की महायुति सरकार ने। तो हमारे देश का वोटर तो बेचारा, भले ही उसको ये कहते हैं कि वोट अनमोल है, अमूल्य है, देख कर सोच समझ कर दीजिए, लेकिन हमारे राजनीतिक दल इस वोट को खरीदने की हैसियत रखते हैं और उन्हें मालूम है
कि इस वोट की कीमत ज़्यादा नहीं है। दारू की एक बोतल हो सकती है, 500 का एक नोट हो सकता है, एक कम्बल हो सकता है, एक अंगूठी हो सकती है, एक मंगलसूत्र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस देश में वोट खरीदने की मंडियाँ खुली हों, एजेंट्स हों, वहाँ पर ये घुसपैठियों को लेकर के ईडी इतनी मेहनत क्यों कर रही है? ईडी को तो इस समय अपना जो लेन देन, विदेशी लेन देन है अवैध रूप से, उसको बंद करके चुनाव के समय केंद्रीय चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए कि इस चुनाव में, किसी भी चुनाव में पैसे का लेन देन नहीं हो, कोई राजनीतिक दल पैसे का लेन देन नहीं करे। अब ये तो देखिए बड़ा कठिन काम है। ईडी के भी बूते का भी नहीं है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के बूते का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले हमारे सीजीआई साहब हैं, जो कल सेवानिवृत्त हो गए 10 तारीख को, उन्होंने चुनाव फंड के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा जमा किया गया 6000 करोड़ से ज़्यादा का रुपया असंवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो इस पैसे के इस्तेमाल को रोक दें। उनका फैसला आधा अधूरा माना जाता है। अब नए सीजीआई आए हैं, अब कोई भला आदमी जाके फिर उनके सामने दस्तक दे और कहे कि साहब इस असंवैधानिक तरीके से जमा की गई रकम को राजसात कर दिया जाए, सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाए, विकास कार्यों पर खर्च किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कठिन और अकल्पनीय काम है, और इस देश में सब कुछ होता है, कठिन से कठिन काम हो जाता है और सरल से सरल काम नहीं हो पाता। इस देश में आपको याद है 1975 में कितना कठिन काम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल 19 महीने तक। 19 महीने तक कहते हैं ये देश जेल में बदल गई थी। हर प्रदेश में, हर सूबे में जो प्रतिपक्ष के नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको जेलों में डाल दिया गया था। लेकिन उन्हीं इंदिरा गांधी ने आपातकाल को वापस किया, चुनाव में गई, चुनाव हारी, उसकी मतलब आपातकाल का जो उनका काम था उसका उनकी उसकी सज़ा भुगती। लेकिन अभी जो सरकार है, जो जो तीसरी बार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसे जनता ने किसी भी कामकाज की, गलत कामकाज की सज़ा नहीं दी। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे काला धन का मामला हो, चाहे अच्छे दिन आने के झूठे नारे का मामला हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो ऐसे में सरकार का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का मनोबल बढ़ा है तो ईडी का मनोबल बढ़ा हुआ है, ईडी का मनोबल बढ़ा है तो सीबीआई का मनोबल बढ़ा हुआ है। और मनोबल टूट किसका आ रहा है, तोड़ा किसका जा रहा है? प्रतिपक्ष के लोगों का। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आपकी कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, उसके भी तो दो टुकड़े हो गए, उद्धव ठाकरे वाले। तो इस तरीके से आज की जो कार्रवाई ईडी की है, ये मेरे तो समझ से परे है कि ईडी ने कौन सा पत्रा देखा, कौन सा पंचांग देख के आज की तारीख तय की कि भाई जिस प्रदेश में कल मतदान हो रहे हैं वहाँ आप इस तरह की उठापटक करें। अरे कोई पहाड़ तो टूट नहीं रहा था, आपके पास सूचनाएं थी, मतदान हो जाता कल का, दूसरे चरण का भी हो जाता, उसके बाद खूब कार्रवाई करते। जिन लोगों ने अपराध किया है, गलत तरीके से बांग्लादेश से भारत पैसा लाए या भारत का पैसा बांग्लादेश ले गए, उनको पकड़िए ना, गिरफ्तार कीजिए ना, कौन रोक रहा है? ये तो आपका काम है। आप तो जो लोग आरोपी, जो लोग किसी अपराध में शामिल ना भी हों, उनको भी पकड़ लेते हैं, फिर उनको सबसे बड़ी अदालत देश की जमानत देती है। अरविंद केजरीवाल का मामला सबके सामने है, और हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी 51 दिन जेल रह गए, 50 दिन। तो और अरविंद केजरीवाल के तो मुख्यमंत्री भी रिहाए, 2-3 मंत्री भी रिहाए। तो ये मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन मैं ईडी की पीठ थपथपाना चाहता हूँ, उसके दुस्साहस की पीठ थपथपाना चाहता हूँ कि वो सरकार की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये तो गनीमत है कि मतदान की पूर्व संध्या पर छापे मारे जा रहे हैं। ये भी मुमकिन था कि ये कार्रवाई आज 12 तारीख की जगह 13 नवंबर को होती, जिस दिन मतदान चल रहा होता पूरे प्रदेश में, उस दिन वहाँ पर झारखंड में ईडी भी अपना डंडा लेकर के घूम रही होती, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती। अरे भाई, पैसा आना जाना अवैध रूप से निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है, लेकिन आपके लिए तो बड़ी समस्या घुसपैठी है ना। उनको रोकने के लिए कोई कार्रवाई सरकार ने की क्या? केंद्र ने? राज्य की सरकार पर तो ये आरोप लगता है कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। अरे भाई, जहाँ आपकी सरकारें हैं क्या वहाँ घुसपैठ नहीं होती?
क्या बांग्लादेश और झारखंड में ही घुसपैठ होती है इनकी, बांग्लादेशियों की और रोहिंग्यों की? अरे भाई, आप सनातनी लोग हैं और ये जानते हैं कि हमारे यहाँ घुसपैठ को या शरणार्थी को कितना सम्मान दिया जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने तो शरणार्थियों को इतना सम्मान दिया कि उनके यहाँ जो लंका से भाग के जो कुछ लोग आए, निश्चर लोग आए, तो बल्कि दूत के रूप में आए थे वो, तो उनकी नाक कान काटने वाले थे उनके सेना के लोग, जो हमारे बानर सेना थी। तो लेकिन जैसे ही भगवान राम को ये पता चला कि ये नाक कान काटने वाले हैं, तो उन्होंने उनको रोका कि नहीं भाई, शरणार्थी कोई भी हो, किसी भी जात, उसकी धर्म नहीं देखना, जात नहीं देखना, रंग नहीं देखना, वर्ण नहीं देखना, उसको शरण देना है। उसको जो आपकी शरण में आया है, शरण, उसको शरणागति दो, सदगति दो। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। अगर म्यांमार में सैनिक शासन की ज्यादतियों से तंग आकर के गरीब लोग, जिनके घर जला दिए गए, जिनके गांव जला दिए गए, आपकी सीमा में घुस आए जान माल की जान बचाने के लिए, माल तो बचा कहाँ, माल तो सब जल गया, दो रोटी, दो वक्त की रोटी पाने के लिए, या बांग्लादेश से लोग आ गए, तो कोई आसमान टूट नहीं रहा। हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2 वक्त का भोजन करा रहे हैं, अरे शरणार्थियों को भी करा देंगे कुछ दिन को मौका देके। फिर सरकारी स्तर पर आप बात करिए ना, बांग्लादेश में भी इस समय सरकार है, म्यांमार में भी सरकार है, सरकारी स्तर पर इस समस्या को रोकने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप समस्या तो रोक नहीं पा रहे, समस्या जस की तस है, लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, आप उसको आप घुसपैठिया कह लें, शरणार्थी कह लें, रोक नहीं सकते। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो आप उसको, उसका मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना लेते हैं घुसपैठ को। वो उसको आतंकित करने के लिए जो घुसपैठिया मतदाता भी बन गया है, शायद बन भी गया होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो आप इतना उदारता है कि आप कोई भी कागज़, छोटे से बड़ा, जन्म प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, शैक्षणिक डिग्रियाँ हों, कुछ पैसा दो, आपकी नकली बन जाएंगे, हूबहू असली की तरह। तो मतदाता सूचियों में भी इसी तरह से लोगों के नाम जुड़ गए हों तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। और ये जो घुसपैठिए हैं, ये दोनों सूचियों में हो सकते हैं, सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में भी ये उस सूचियों में शामिल हुए होंगे, और भाजपा और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के संरक्षण में भी, क्योंकि सबको चाहिए वोट, तो सबको चाहिए वोट। लेते समय आदमी ये नहीं देखता कि शरणार्थी का वोट है कि गैर शरणार्थी का वोट है, मतदाता सूची में है, मतदाता सूची की स्क्रूटनी हुई है, जिम्मेदार अधिकारी उसको तैयार करते हैं, जिले का जो निर्वाचन अधिकारी होता है, आईएएस होता है, वो उसको अंतिम रूप देके केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजता है। इसलिए मैं उस सूची पर तो कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, ये होता रहता है, उसमें काट छांट जोड़ घटाव बरसों से चल रहा है। और कई बार तो ये होता है कि मतदान केंद्र इधर के उधर कर दो, उधर के उधर कर दो, क्योंकि उसमें मेरे समर्थक हैं, उनके समर्थक ज़्यादा हैं, मेरे समर्थक कम है, वगैरह वगैरह। तो आज की स्थिति यही है कि आप कुल मिलाकर के ये देखें कि इस कार्रवाई को देवताओं के जागरण से जोड़ा जाए, या ईडी के जागरण से जोड़ा जाए, या सरकार के जागरण से जोड़ा जाए। ठीक है, जागरण अच्छी चीज़ है, सबको जागना चाहिए, जागते रहो। हम तो कहते हैं, हमारा तो ये ध्येय वाक्य कि जागते रहो। और हम जैसे लोग जो पत्रकार कहे जाते हैं, पत्रकार कहने में भी अब थोड़ी सी लज्जा आती, क्योंकि हमारी ज़्यादातर बिरादरी अब मीडिया जो कहलाती है, पहले तो अखबार ही था, अखबार के बाद टीवी आया, टीवी चैनलों के बाद अब सोशल मीडिया आ गया, तो अब ये सब बिरादरी पत्रकार की जगह मीडिया हो गई है, और ये मीडिया अब भी गोदी मीडिया हो गई। तो ऐसे में पत्रकार करने में भी थोड़ी हिचक होती है। बावजूद इसके हमको अंग्रेजी वाले लोग जो हैं, अंग्रेजी संस्कृति की पत्रकारिता के लोग वॉच डॉग कहते हैं, जो मुग़लों वाले मुग़ल सभ्यता में यकीन करते हैं वो चौकीदार कहते हैं, और जो हमारे सनातनी लोग हैं वो हमको पहरेदार कहते हैं। तो हम तो पहरेदार हैं, लोकतंत्र के पहरेदार हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें घुसपैठ ना हो, लोग इस पर मदाखलत न करें, इसके ऊपर हमले न करें। हम अपने ऊपर हमले सहन कर लेते हैं, लेकिन हमें लोकतंत्र के ऊपर हमला कभी सहन नहीं होता, आपको भी नहीं होना चाहिए। खैर, बात अब यहीं ख़त्म करते हैं, बात बढ़ाने से तो कोई फ़ायदा नहीं। ईडी रुकने वाली नहीं है, सरकार केंद्र की रुकने वाली है, इस कार्रवाई को, छापामारी को रोकने वाली नहीं चुनाव के प्रक्रिया के दौरान। तो ठीक है, जो हो रहा है सो हो रहा है, हो ही है वही जो राम रचि रखा। अगर राम जी ने झारखंड में और महाराष्ट्र में
भारतीय जनता पार्टी की किस्मत में सत्ता लिखी है तो मिलेगी, नहीं लिखी है तो नहीं मिलेगी। हम लोग तो इंतजार करेंगे 23 नवंबर का, 23 नवंबर 2024 का। उस दिन जो भी परिणाम आएगा उसे सिरोधार्य किया जाएगा। उसके लिए हम जनता को आरोपित नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को आरोपित करने का कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, आज यही बात समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। लेकिन इजाज़त लेने से पहले फिर वही कि भैया आपकी जो सब्सक्राइब करने की रेट है बहुत धीमी है, इसको बढ़ा दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में करिए। कौन सा पैसा लग रहा है, लाइक करिए। पसंद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो करिए। लाइक करिए, अनलाइक करिए, डिसलाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।